हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। क्लास 9th का आज सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान बोर्ड के हिसाब से और सीबीएसई के हिसाब से। ये पहला चैप्टर है, ये बाईलिंगुअल है। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलेंगे। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, संरचनाएं, अणु या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्या होता है? तो सबसे पहले ये जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर या पदार्थ की अवस्था या पदार्थ की संरचना क्या होती है। उससे पहले ये जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सबसे पहले किसके बारे में? पदार्थ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है या पदार्थ क्या होता है, या इसे एक हिंदी में एक शब्द और दिया गया है, द्रव्य। कहीं कहीं पे ये द्रव्य के नाम से आता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, द्रव अलग चीज़ होती है। द्रव होता है लिक्विड, ठीक है, और द्रव्य होता है मैटर। तो हम इसके बारे में नहीं, द्रव्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह होता है जिसके अंदर मास या वेट यानी द्रव्यमान होता है। पदार्थ क्या होता है? जिसकी दो कंडीशन होती हैं। एक तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। मास को जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान होना चाहिए, या हम कह सकते हैं भार होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ है इसका आयतन होना चाहिए, यानी कि यह जगह घेरना चाहिए। आयतन यानी कि वॉल्यूम होना चाहिए। इसमें वॉल्यूम होगा या द्रव्यमान होगा, दोनों चीज़ें होंगी तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? पदार्थ या मैटर कहलाएगी। अननेसेसरी लेंदी और इधर उधर की चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि पदार्थ क्या होता है या मैटर, व्हाट इज मैटर, तो आपको आंसर लिखना है कि पदार्थ वह वस्तु होती है जिसके अंदर मास या द्रव्यमान होता है तथा यह स्थान घेरती है, अर्थात इसमें आयतन होता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। पदार्थ वह वस्तु होती है जिसके अंदर द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, अर्थात जिसके अंदर आयतन या वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है? अब ये तो एग्जाम की बात हो गई। समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे आसपास मिलती है, वो पदार्थ होती है। जैसे अगर मैं इस पेन की बात करूं तो क्या इसमें कोई ना कोई वजन है, भार है? हाँ, इसका कोई भार है। साथ में क्या ये स्थान घेरती है? तो ऑफकोर्स मैंने इसे यहाँ रख दिया तो इसने ये जगह घेर ली है। तो इस पृथ्वी पे जो भी आप चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं, आसपास पाई जाती हैं, वो सारी क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आप कहेंगे वायु। वायु जगह घेरती है और वायु में भार होता है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं बहुत छोटी क्लासेस में कि एक फूला हुआ गुब्बारा और एक खाली गुब्बारा है और उसको आप वजन वेट लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि जो भरा हुआ गुब्बारा है उसका वजन ज़्यादा आता है। दूसरी चीज़ है कि चूंकि उसने जगह घेरी है, गुब्बारा उसके अंदर गया है, जगह घेरता है, तो वायु जगह भी घेरती है और उसमें भार भी होता है, अर्थात वायु जो होती है वो भी एक प्रकार का पदार्थ या मैटर होता है। जो पदार्थ या मैटर होते हैं उनके टाइप कितने होते हैं? उनके 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। ठोस को हम कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो पदार्थ कितने टाइप का होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमने एक चीज़ देखी कि पदार्थ जो होता है वो द्रव्यमान होता है और उसका वॉल्यूम होता है, यानी ठोस का भी कोई ना कोई भार होगा और उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। सिमिलरली द्रव का भी कोई द्रव्यमान होगा और बोस का भी वॉल्यूम होगा, और गैस का भी भार होगा, द्रव्यमान होगा और उसका भी वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो क्या हैं? मैटर हैं, यानी कि पदार्थ होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले ठोस की। तो जो ठोस की हम बात कर रहे हैं क्या होता है, देखिए ये बहुत बेसिक है, 9th क्लास के हिसाब से बना रही हूँ। जिन लोगों को लग रहा है कि ये बहुत बेसिक और बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं या बहुत लोअर लेवल पे जाके, तो 9th क्लास के हिसाब से बता रही हूँ मैं, तो उस हिसाब से देखिएगा। जो ठोस होता है, ठोस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए ठोस क्या होता है, सबसे पहले तो ये होता है इनके जो अणु होते हैं, इनके जो अणु होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। इनके जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? ठोस हो जाते हैं। ठोस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? भाई जैसे अगर मैंने कहा ये पेन ठोस है,
ठीक है, या सॉलिड अवस्था में है, तो मैं इस पेन के मॉलिक्यूल पे जाके देखूंगी तो नहीं ना कि इसके मॉलिक्यूल जो है वो पास पास में है या दूर दूर है, मुझे तो पता नहीं चलेगा ना कि इसके मॉलिक्यूल कितने पास या दूर हैं। तो हमारे लिए जो आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है वो ये होता है कि इनका आकार यानी इनका जो शेप होता है वो निश्चित होता है, डेफिनेट होता है। इनका जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, इनका शेप चेंज नहीं होता है। ये पेन आज ऐसा है, आज से 5 साल बाद अगर देखा जाएगा तो उसका शेप तो यही रहने वाला है। तो यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी आती है कि रबर बैंड जो होता है वो रबर बैंड जो होता है, कैन आई टेक ए रबर बैंड प्लीज़, अभी दिखाती हूँ। तो जो रबर बैंड होता है वो रबर बैंड हमारा सॉलिड में आता है कि नहीं आता, क्योंकि रबर बैंड का तो शेप चेंज हो जाता है ना। तो देखिए जैसे सपोज करते हैं हमारा रबर बैंड है, अगर मैं इसे खींचती हूँ तो ये रबर बैंड ऐसा हो जाता है, ठीक है। सपोज ये मेरे पास रबर बैंड है, अगर मैंने इसे पुल किया तो इसका शेप चेंज हो गया। शेप चेंज हो गया इसका मतलब इसे हम सॉलिड माने या ना माने, प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमने बोला है कि उसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन देखिए ऐसे तो आप फोर्सफुली से चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली इसका शेप चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगी तो क्या इसका शेप चेंज हो रहा है अपने आप से, नहीं हो रहा है। तो फोर्सफुली अगर आप कोई काम करते हैं वो काउंट नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है, रबर बैंड को क्या माना जाता है, सॉलिड के अंदर माना जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हमें परेशान करता है, वो ये परेशान करता है कि जो स्पंज होती है वो स्पंज सॉलिड होती है या नहीं, क्योंकि स्पंज को जब पुश किया जाता है तो क्या होता है, उसका आकार बिगड़ जाता है, वो पुश हो जाती है, दब जाती है। तो स्पंज को भी स्पंज जिसे हम स्पंज ही कहते हैं, स्पंज को भी हम सॉलिड में इसीलिए काउंट करते हैं क्योंकि स्पंज को भी आप फोर्सफुली दबा रहे हो। नेचुरली तो वो अपने आप आकार चेंज नहीं करती है, फोर्सफुली आप करोगे तो आकार चेंज हो जाएगा उसका। इसीलिए क्या माना जाता है उसको कि वो सॉलिड में, वैसे भी स्पंज के अंदर हवा होती है उसके वजह से वो इतना फ्लफी होता है, अदरवाइज तो उसका आकार निश्चित होता है। तीसरी चीज़ ये है इनका आयतन। आयतन यानी वॉल्यूम, जो लोग इंग्लिश में देख रहे हैं वो लोग नोट डाउन करना। आयतन यानी कि वॉल्यूम, वो भी निश्चित होता है, डेफिनेट होता है। इनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। अगर ये इतनी जगह घेरती है तो ये इतनी ही जगह घेरेगी, ये कम या ज़्यादा जगह नहीं घेर सकती। आप वॉल्यूम को हमेशा एक चीज़ इमेजिन करके देखना कि अगर मैंने इसे किसी जगह पर रखा है तो इसने जो स्थान घेरा है, जो प्लेस इसने ली है, वो प्लेस फिक्स है या वो चेंज कर लेता है, वो फिक्स जगह लेता है। उसको इतना स्पेस चाहिए तो वो इतना ही स्पेस लेगा, वो फैलता या सिकुड़ता नहीं है। तो वो आयतन निश्चित होता है। इसके अलावा इसकी एक बात और ये होती है कि देखिए सपोज करते हैं ये कोई सॉलिड का पीस है, सॉलिड है, सपोज कोई आयरन है और आयरन का हमने एक ब्लॉक ले लिया। आयरन का ब्लॉक ले लिया तो इसके अंदर क्या मिलेंगे हमको, आयरन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ये सारे मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे। हमने यहाँ पे लिखा है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। तो इसके मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे बना दिए। अब बात ये आती है कि ये मॉलिक्यूल यहाँ पर है, सपोज करते हैं एक चौक है हमारे पास, और वो जो चौक है और वो चौक क्या अपने आप, मैं आपको एक सेकेंड बताती हूँ कि चौक का क्या करना है। सपोज करते हैं ये आपके पास चौक है और वो चौक क्या अपने आप टूट रही है, गिर रही है, झड़ रही है, नहीं ना। वो चौक का अपने आप एक सपोज करते हैं ये हमारे पास चौक है, इस चौक का एक शेप है और इस चौक के मॉलिक्यूल्स जो है क्या वो भाग रहे हैं क्या, इधर उधर नहीं भाग रहे हैं, वो सारे मॉलिक्यूल अपने पास फिक्स है। जब मैंने इसे तोड़ा तो ये दो भागों में टूट गई, ये वाले मॉलिक्यूल्स अलग हो गए, ये वाले मॉलिक्यूल्स अलग हो गए। इससे पहले, मेरे तोड़ने से पहले ये कैसे चिपके हुए थे, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने इनको चिपका के रखा हुआ था। सपोज करते हैं अब दोबारा से ये चौक लेते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स आपस में कहीं भाग नहीं रहे हैं, मैंने ये तोड़ दिया ना, तो ये तोड़ा है तो डेफिनेटली पहले जुड़ा हुआ था। वो किसने जोड़ा, क्या इसके अंदर किसी प्रकार की ग्लू लगाई गई थी, नहीं, इसके अंदर कोई ग्लू नहीं लगाई गई थी, ये आपस में चिपका हुआ था। कैसे चिपका हुआ था कि इसके अंदर जो एटम्स होते हैं ना, इनमें इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस काउंट करते हैं। कौन से, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, अंतर आणविक बल, जैसे हिंदी में बोला जाता है अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल काम करता है जिसकी वजह से इसके अणु आपस में चिपके रहते हैं और ये हमेशा अट्रैक्शन का यानी आकर्षण का फोर्स होता है, ये कभी भी रिपल्शन का फोर्स नहीं होता है। जैसे मैग्नेट होती है ना, चुंबक, एक बार चिपकती भी है
और दूसरे तरफ से लगाओ तो वो एक दूसरे को रिपेल भी करती है, धक्का भी देती है। परंतु जो अंतर आणविक बल होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को अपने पास खींचते हैं, वो धक्का एक दूसरे को नहीं देते। इसका मतलब ये है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी के भी सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के, किसी के भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में खींचते हैं, धक्का कभी भी नहीं देते। और ऐसे ही जो चौक थी हमारी, उस चौक के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को खींच रहे थे, इनकी वजह से वो चौक चिपकी हुई थी। फिर मैंने उसको तोड़ा तो वो बल टूट गया, ठीक है, वो फोर्सेस टूट गए। तो अंतर आणविक बल यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस उसमें काम करते हैं और ये हमेशा अट्रैक्शन के फोर्सेस होते हैं। इसके बाद ये होता है, ये संपीड्य, कंप्रेसिबल नहीं होते। कंप्रेसिबल यानी कि संपीड्य, संपीड्य नहीं होते, यानी कि इनको हम कह सकते हैं कि इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर ये पेन है तो क्या मैं इसे दबा सकती हूँ? नहीं दबा सकती। यहाँ पे स्पंज का एग्जाम्पल मत लीजिएगा क्योंकि स्पंज के अंदर हवा होती है, लेकिन सामान्यतः जो ठोस होते हैं उनको दबाया नहीं जा सकता। क्या मैं इसे दबा सकती हूँ? नहीं। अगर मैं यहाँ पर ये लकड़ी का ब्लॉक ले लेती हूँ तो क्या इस ब्लॉक को मैं दबा सकती हूँ? नहीं। क्या इसका आकार फिक्स है? हाँ, इसका आकार फिक्स है। क्या इसका वॉल्यूम फिक्स है? हाँ जी, इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। तो ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे सारे के सारे सॉलिड होते हैं। ये संपीड्य नहीं होते, कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। इसके अलावा इनकी और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? हाँ, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। इनका घनत्व ना बहुत ज़्यादा होता है। घनत्व ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि इसके कम जगह पर, कम जगह में ज़्यादा मॉलिक्यूल का होना घनत्व कहलाता है। आपको अपनी लैंग्वेज में याद रखना है तो रख सकते हैं, कम जगह पर, कम स्थान पर, कम स्थान में ज़्यादा मॉलिक्यूल, ज़्यादा अणु, ठीक है। बहुत थोड़ी सी जगह में, बहुत थोड़ी सी जगह में बहुत सारे अणु रहते हैं, इसलिए इनको कह सकते हैं कि इनकी डेंसिटी यानी कि इनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। इनका घनत्व ज़्यादा होता है, आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, अणु बहुत पास पास होते हैं। इस पर अट्रैक्शन का, अंतर आणविक बल पाया जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस पाए जाते हैं। ये संपीड्य नहीं होते हैं यानी कि ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे ठोस, इनके अणु बहुत पास पास थे, इनकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी निर्धारित हुई है। आप ये बता सकते हैं कि इनकी ये जो सारी प्रॉपर्टी है वो कौन डिसाइड करता है? इनके मॉलिक्यूल डिसाइड करते हैं इनकी ये सारी प्रॉपर्टीज। दूसरे के बारे में पढ़ते हैं, लिक्विड। अब लिक्विड में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, द्रव, मैंने कहा था ये द्रव है, ये द्रव्य है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। द्रव्य मैटर होता है, द्रव आपका लिक्विड होता है। जो आपका लिक्विड वाला पोर्शन होता है वो उसके अणु पास पास होते हैं। हाँ, पास पास होते हैं, पर इतने भी पास नहीं होते, थोड़ा सा दूर होते हैं और थोड़ा सा पास होते हैं, ना ज़्यादा दूर और ना ज़्यादा पास, ठीक है। मीडियम साइज होता है, यानी ठोसों से तो दूर होते हैं पर गैसों की तुलना में पास होते हैं। तो पास भी कह सकते हैं, अणु थोड़े से ज़्यादा पास भी नहीं होते, ज़्यादा दूर भी नहीं होते। तो हम लिख सकते हैं कि ठोसों से दूर और गैसों की तुलना में पास होते हैं, ठीक है। तो ये तो अणु की अवस्था हो गई। इसके अलावा इनका आकार निश्चित होता है? नहीं, इनका आकार निश्चित नहीं होता। सपोज करते हैं पानी लिया, उस पानी को हमने गिलास में डाला तो वो गिलास का शेप ले लेगा। अगर हमने उसे किसी लोटे में डाला तो वो लोटे का शेप ले लेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनका आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है, अनिश्चित होता है। ये हटा दीजिए, ठीक है। इनका आयतन निश्चित होता है, आयतन इनका निश्चित होता है। अगर आपने 1 लीटर पानी ग्लास में डाला है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, वो 1 का 1.5 लीटर नहीं हो जाएगा। और अगर आपने 1 लीटर पानी किसी लोटे में डाला है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, 1 से 1.5 लीटर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो उनका आयतन निश्चित होता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनके मध्य अंतर आणविक बल पाए जाते हैं? हाँ, बिल्कुल पाए जाते हैं। क्या ये आकर्षण के होते हैं या विकर्षण के होते हैं, या रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं? डेफिनेटली क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। संपीड्य होता है या नहीं होता है? थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता है, ठोसों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, पर गैसों की तुलना में थोड़ा कम होता है। यानी कि क्या लिक्विड को दबाया जा सकता है? हाँ, बहुत ही मामूली सा, न के बराबर इनको दबाया जा सकता है। थोड़ा सा कंप्रेसिबल ये होते हैं। इनकी डेंसिटी ठोसों की तुलना में कम होती है
और गैसों की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इनकी डेंसिटी ठोसों की तुलना में यानी सॉलिड्स की तुलना में, सॉलिड से हम कंपेयर करेंगे तो इनकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि देखो दूर दूर हैं, कम स्थान में ज़्यादा अणु, ठोसों के बहुत ज़्यादा थे। देखिए अगर मैं इतना बड़ा ठोस बनाती हूँ, इतना ही बड़ा लिक्विड बनाती हूँ और इतना ही बड़ा गैस बनाती हूँ, तो इसमें मैं इस तरीके से एटम्स को रखूँगी या मॉलिक्यूल्स को रखूँगी, तो देखिए इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अगर मैं इनको ऐसे रखूँगी तो कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और अगर मैं इसमें रखूँगी तो इसमें कितने मॉलिक्यूल। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, तो यहाँ पर कम स्थान में ज़्यादा अणु आते हैं ठोस में, तो यानी घनत्व ज़्यादा किसका है, इसका, तो इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, घनत्व इसकी मीडिएटर होती है, मतलब मीडियम होती है, और इसकी डेंसिटी जो होती है वो लो होती है, कम होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से डायग्राम वायग्राम भी बना लिया करें तो आपको याद हो जाया करेगा। अच्छा मैंने मिटा दिया, गैस भी देख लेते हैं साथ में, कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे हैं गैसेस की। यहाँ पे रोक के मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि इन 3 स्टेट के अलावा 2 स्टेट और होती हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट और दूसरी को हम कहते हैं BEC, वो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो 2 अवस्थाएं और होती हैं, वो हमने एक अलग वीडियो में बनाया हुआ है। अगर आपको इतना डिटेल देखना है जो कि आपकी बुक में नहीं है, फिर भी आप देखना चाहते हैं कि वो 2 कौन सी स्टेट होती हैं, तो उसका लिंक आपको यहाँ पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अदरवाइज आपके सिलेबस में ये 3 ही स्टेट हैं, चौथी और पांचवी नहीं है। ठीक है, तो उनके नाम आप चाहें तो याद रख सकते हैं। चौथी का नाम होता है प्लाज्मा और अगली का होता है BEC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो भारत के सत्येंद्रनाथ बॉस थे, उनके आधार पर इनका नाम बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट रखा गया है। ठीक है, गैस की बात करते हैं, तो गैस के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं। इनका जो शेप होता है या आकार होता है वो अनिश्चित होता है, इनका जो शेप है वो अनिश्चित होता है। इनका जो आयतन है वो भी अनिश्चित होता है। देखो शेप अनिश्चित कैसे है, हवा का कोई शेप ही नहीं होता है। ठीक है, शेप अनिश्चित हो गया। आयतन अनिश्चित कैसे होता है, आयतन मतलब ये है कि आप बलून में भरोगे तो बलून के जैसा हो जाएगा, आप गैस सिलेंडर के अंदर गैस भरोगे तो उसके जैसा शेप ले लेगा, यानी उसका आयतन भी अनिश्चित होता है। ठीक है, अंतराण्विक बल की बात करते हैं तो हाँ बहुत कम होते हैं इनके अंदर, क्योंकि एटम दूर दूर हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं बहुत दूर दूर होने के वजह से। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इनके अंदर फोर्सेस नहीं हैं, इनके अंदर भी फोर्सेस होते हैं। संपीड्य हैं, बहुत ज़्यादा संपीड्य है। सोच के देखिए, आपके जो गैस सिलेंडर होता है उसके अंदर गैस को इतना कंडेंस, जैसे पहले गैस भर देते हैं फिर उसके अंदर इसको दबाया जाता है तो इतना दबा दिया जाता है कि ये छोटी सी जगह में गैस पूरी आ जाती है, तभी तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यानी कि ये संपीड्य होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसका मतलब ये है, मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम से बताया था, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है क्योंकि इनके एटम बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप मुझे बताएंगे कि इनका जो विसरण है, विसरण का मतलब होता है फैलना, मॉलिक्यूल्स का दूर जाना, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से दूर जाना। मुझे ये बताएंगे, जिसे डिफ्यूजन कहते हैं इंग्लिश में, तो ये जो होता है उसके बारे में आपका क्या विचार है? इनमें से किसका विसरण या डिफ्यूजन ज़्यादा होना चाहिए? गैसेस का विसरण ज़्यादा होगा, इनका ज़्यादा होगा या इनका ज़्यादा होगा? क्लू देती हूँ, जिनके अंदर फोर्सेस ज़्यादा होंगे वो एक दूसरे को बांध के रख लेंगे, फोर्सेस इनको दूर जाने नहीं देंगे। लेकिन जिनके फोर्सेस कम होते हैं वो फ्री छोड़ देते हैं एक दूसरे को। सपोज कीजिए आपके पेरेंट्स हैं और आपके पेरेंट्स का कंट्रोल आप पे बहुत स्ट्रांग है, तो क्या आप ज़्यादा बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। और अगर आपके पेरेंट्स का फोर्स आपके ऊपर बिल्कुल रिलायबल है कि कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको फ्री छोड़ा हुआ है, तो फिर आपका विसरण, डिफ्यूजन यानी दूर जाना ज़्यादा होगा या कम होगा? ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये तय करना है कि विसरण कम किसका होता है इन तीनों में से और ज़्यादा किसका होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी मुझे बताइएगा। अगर ये आपको और डिटेल में देखनी है तो आप इससे हायर लेवल की अगर आपको देखनी है तो आप मुझे आप इसका जो लिंक है वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। चलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।